हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसमें हम मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और ये आपके नोट्स का काम भी करेगा। आपके सिलेबस में आपका जो टॉपिक है ये आपका दिया हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सभी को इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। अगर बच्चे जो है वो ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं तो देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कम से कम 10,000 लोग जो हैं वो यहाँ जुड़ सकें, इस तरीके से हम क्लास 10th का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्र पार भारतीय द्वीपों को क्या कहा जाता था? समुद्र पार भारतीय द्वीपों को क्या कहा जाता था? प्रश्न को आराम से पढ़ना है और आंसर इसका अच्छे से सुनना है। इसका राइट आंसर है द्वीपांतर। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में पूर्व उत्तर प्रदेश व पश्चिम बिहार में प्रमुखतः किस धातु का प्रयोग मुख्यतः किया जाने लगा था? तो इसका सही आंसर होगा लोहे का प्रयोग। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे धातु का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, किस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि उस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी? तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है। तो आपके ये रीट के एग्जाम में पूछा भी गया था, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, इसे आप नोट कर लेंगे। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, आपने अब तक 9th क्लास तक जो नोट्स बनाए हैं उसमें जो भी फैक्ट अब तक नहीं आए हैं उन्हें आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट है, महाभारत काल में जांगल प्रदेश किन जिलों के क्षेत्र को कहा जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जो जाना गया वो क्षेत्र है बीकानेर व जोधपुर। नेक्स्ट है, मत्स्य जनपद की राजधानी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। तो ये चैप्टर जो है वो आपके लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एक भी लाइन जो है वो छोड़नी नहीं है। मत्स्य जनपद की राजधानी को वर्तमान में वैराट नगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, महाभारत में किस राजा के बारे में कहा गया कि उसने चेदी व मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया? महाभारत में किस राजा के बारे में कहा गया कि उसने चैदी व मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया? तो इसका सही उत्तर है सहाज नामक राजा का उल्लेख मिलता है महाभारत में कि उसने चैदी और मत्स्य इन दोनों ही राज्यों पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो जो आपके 16 महाजनपद हैं उनकी जो राजधानियां हैं विशेष तौर पर आपको अच्छे से लर्न करनी है। उनमें से एक प्रश्न जो है वो आपको चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे पटवार का एग्जाम हो वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट है, सूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? सूरसेन जनपद के अंतर्गत करौली, भरतपुर, धौलपुर व अलवर का पूर्वी भाग। ठीक है, करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर का पूर्वी भाग। और हमने जो अभी पढ़ा था, कौन सा जनपद पढ़ा था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में किन जिलों के बारे में बताया गया था? बीकानेर और जोधपुर। क्वेश्चन 9, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? तो राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शिवपुर की पहचान कहां से की जाती है? प्राचीन शिवपुर की पहचान कहां से की जाती है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान के सौरकोट नामक स्थान से। तो देखिए, सिवी की जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन सी थी?
तो प्राचीन शिवपुर की पहचान जो है वो पाकिस्तान के सौरकोट नामक स्थान से की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी किस जनपद की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है शिवी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित जो नगरी है वह शिवी जनपद की राजधानी थी। तो जो शिवी है वो अभी कहाँ पर है? जो चित्तौड़गढ़ जो है उसी को शिवी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शिवपुर को किस राजा ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया? शिवपुर को किस राजा ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है राजा सुशिन। क्वेश्चन नंबर 13, शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना कहाँ की गुहालेख से ज्ञात हुआ? कहाँ किस गुहालेख से हमें ये पता चलता है? गुहालेख यानी कि गुफाओं में जो लेख लिखे गए। तो शिवी जनपद के बारे में हमें मंदसौर के जो 5 गुहा लेख से पता चलता है। नेक्स्ट, जनपदों की सबसे बड़ी सभा का क्या नाम था जिसमें परिवार के प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करते थे? जनपदों की सबसे बड़ी सभा का क्या नाम था जिसमें परिवार के प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करते थे? इसका सही उत्तर है संस्थागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेस्टीज किसके दरबार का राजदूत था? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। मैग्नेस्टीज किसके दरबार का राजदूत था? इसका सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किस यूनानी शासक को पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किस यूनानी शासक को पराजित किया था? इसका सही आंसर है सेल्यूकस निकेटर को। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठ गए थे। कौन से 2 ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? तो उन 2 ग्रंथों के क्या नाम है जहां से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरानानुरु। इन दोनों ग्रंथों से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। तो ये तमिल ग्रंथ हैं, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में किससे दीक्षा ली थी? इसका सही आंसर है भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक जो पहले तो शिव भक्त थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो देखिए, हम याद रखना है कि हमने अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के। किस मौर्य शासक ने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था? तो देखिए, महान सम्राट हुए थे मौर्य शासक, तो वो कौन थे जिन्होंने उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला जो है वो मैसूर में पड़ता है और जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, तो उन्होंने उपवास करके अपना शरीर त्याग किया था। क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि उस समय मौर्य काल में वहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। यूनानी बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? यूनानी बिंदुसार को किस नाम से
यहाँ पर ये पूछा है कि यूनानियों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा। इसका सही आंसर है कि जो यूनानी थे उन्होंने बिंदुसार को अमित्रचैट्स के नाम से पुकारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यूनानी जो थे उन्होंने बिंदुसार को अमित्रचैट्स के नाम से पुकारा। वायु पुराण में भद्रसार व जैन ग्रंथों में सिंहसेन किसे कहा गया। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार को। बिंदुसार को यूनानी ने अमित्रचैट्स के नाम से पुकारा और वायु पुराण में इन्हें भद्रसार और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया। तो ये सभी इनकी उपाधियां थी, इनको आपको याद रखना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन बिंदुसार को कहा गया और यूनानी लोगों ने अमित्रचैट्स जो है वो बिंदुसार को कहा। बिंदुसार के शासनकाल में हुए तक्षशिला विद्रोह का दमन करने के लिए उसने सर्वप्रथम किसे भेजा। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन करने के लिए उन्होंने अपने 2 पुत्रों को भेजा। तो सबसे पहले उन्होंने अशोक को भेजा, उसके बाद उन्होंने सुशीम को भेजा। किसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। किसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इसका सही आंसर है दिव्यावदान में यह उल्लेखित है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनके दमन के लिए उसने सबसे पहले अशोक को भेजा था और उसके बाद सुशीम को भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटीओकस प्रथम कौन था। एंटीओकस प्रथम कौन था। अब यहाँ से आपकी जो आपने अगर नोट नहीं किए हो तो प्लीज नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है। एंटीओकस प्रथम कौन था। इसका राइट आंसर है बिंदुसार के राज दरबार में एक यूनानी शासक था एंटीओकस। नेक्स्ट है, एंटीओकस प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया। एंटीओकस प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, जो कि एक यूनानी शासक था। इसका सही आंसर है डायमिकस। तो उस राजदूत का नाम था डायमिकस। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पटवार में पूछा गया है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है। तो अब आपकी रीट के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मिस्र के राजा ने एक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो इसका सही आंसर है प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा, जिनका नाम था फिलाडेल्फस, उन्होंने एक मिस्री राजदूत, और उस राजदूत का नाम था डियानीसियस। तो डियानीसियस राजदूत को उन्होंने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने एक मिस्री राजदूत डियानीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दक्षिण भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसका सही आंसर है दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेख में हमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। अभिलेखों में अशोक को किन उपाधियों से विभूषित किया गया। अभिलेखों में अशोक को किन उपाधियों से विभूषित किया गया। इसका सही आंसर है अभिलेखों में जो उपाधियां थी वो थी देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दस्सी। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दस्सी। इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है, अशोक नाम मिलता है। नेक्स्ट है, राज्य अभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसका सही आंसर है राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया।
नेक्स्ट है राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कहाँ आक्रमण किया था? इसका मतलब राज्य अभिषेक जो है वो तो हुआ था 269 ईस्वी में। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है वो 261 ईस्वी ईसा पूर्व यानी कि 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, और राज्य अभिषेक जो है वो 8 वर्ष पहले यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग भी मारे गए थे, जिससे अशोक का मन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। किस अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था? जब अशोक ने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष आक्रमण किया था कलिंग पर, तो उस समय कलिंग के राजा जो थे वो नंदराज थे। तो ये हमें जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34। किस नरसंहार के कारण अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा की? तो जब अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था तो बहुत सारे लोग जो हैं 1 लाख लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा घायल भी हुए थे। तो इससे उनका मन जो है वो बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ था और इसके बाद उन्होंने शस्त्र त्याग घोषणा कर दी थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है कल्हड़। नेक्स्ट है किसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका सही आंसर है श्रवण, निग्रोध व उपगुप्त। इनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और अशोक ने किससे ली थी? श्रवण, निग्रोध व उपगुप्त से। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? इसका सही आंसर है शिव का। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी किसे बनाई गई? तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी किसे बनाई गई थी? इसका सही उत्तर है धौली या तौशाली। अशोक किस गुरु के प्रभाव में आया? अशोक किस गुरु के प्रभाव में आया? इसका सही उत्तर है गुरु मोगलीपुत्र तिस्स। अशोक गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु किन 4 गुहाओं का निर्माण करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु 4 गुहाओं यानी गुफाओं का निर्माण करवाया, और वो थी सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण की गुफाएं। अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की थी? अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है बोध गया की यात्रा। नेक्स्ट है अशोक ने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की थी? अशोक ने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म की यात्रा की थी। कहाँ? जहाँ के महात्मा बुद्ध थे। तो देखिए ये तीनों जो फैक्ट हैं वो आप तो लाइन बाई लाइन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, और 20वें वर्ष कहाँ की धम्म यात्रा की थी? लुम्बिनी कपिलवस्तु की। ठीक है। नेक्स्ट है किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि अशोक ने वहां भूमि कर की जो दर थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी? तो उस अभिलेख का क्या नाम है? इसका सही आंसर है
रुक्मिणीदेवी अभिलेख से हमें यह पता लगता है कि अशोक ने मगध में भूमि कर की जो दर थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। क्या कहा? बुद्ध शाक्य कहा। तो 3 फैक्ट जो मैंने अभी बताए थे आपको कि देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, ये हमें कहाँ मिलता है? अभिलेखों में मिलता है। अशोक की ये उपाधियां थी, है ना। इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अभिलेख में हमें क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। और लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। अशोक ने किस शिलालेख के अनुसार बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? त्रिरत्न बुद्धम धम्मम संगम, तो इनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। तो यह अशोक ने किस शिलालेख में कहा? देखिए, भाब्रू शिलालेख में यह मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु वध पर रोक किस शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई थी? तो अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आऊंगी, वहां पर हम शिलालेखों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पशु वध पर रोक किस शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई थी? इसका सही आंसर है प्रथम शिलालेख में पशु वध पर रोक विज्ञप्ति जारी की गई। अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को कहां से मिली? अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा अशोक को कहां से मिली? इसका सही आंसर है ईरानी राजा दारा यानी डेरियस प्रथम। यहां से अशोक को क्या मिली? अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने की प्रेरणा मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, इसके अलावा अरेमाइक लिपि, यह इससे पता चलता है अशोक के अभिलेख। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं? अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। ब्राह्मी लिपि। पश्चिमोत्तर भारत यानी कि मानसेहरा और सहवाजगढ़ी, यहां से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो मानसेहरा और सहवाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, सांची व सारनाथ के स्तंभ में अशोक ने कहाँ के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाएगा? तो सांची और सारनाथ का स्तंभ जो है, सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश में और सारनाथ का स्तंभ जो है वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ के स्तंभ में अशोक ने यह कहा कि जो संघ में फूट डालेगा, जो भी भिक्षु भिक्षुणी, तो उनको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो यह कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों के लिए आदेश था। नेक्स्ट है, टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ में कितने लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं? इसका सही आंसर है 7 लेख। क्वेश्चन 52, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में प्रथम बार सफलता किसे मिली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जो है वो जेम्स प्रिंसेप को मिली। नेक्स्ट है, अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 40 वर्षों तक शासन किया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। किस राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की? किस राजा ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी? तो वो राजा थे श्रीलंका के राजा तिस। किसने की थी? श्रीलंका के राजा तिस ने। ये वही है श्रीलंका के राजा जहां पर अशोक के पुत्र और पुत्री, ये इन दोनों को इन्होंने शरण दी थी। इन्होंने इनको यहाँ अपने महल में रखा था जब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक के बाद कौन राजा बने जिन्हें दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया? तो अशोक के बाद जो राजा बने जिन्हें दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया, वो राजा थे राजा कुणाल। राजा कुणाल के पुत्र दशरथ ने मगध में कौन सी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी? तो यहाँ पर आंसर जो है वो मैंने साथ में ही लिख दिया है, वो थी नागार्जुनी गुफाएं। राजा कुणाल के पुत्र दशरथ, इन्होंने मगध में नागार्जुनी गुफाएं जो है वो आजीविकों को दान में दी थी। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? प्रथम तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम जो है वो थे मौर्य सम्राट बृहद्रथ। तो आज हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए इनको, उसके बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद जब एग्जाम टाइम में आपको केवल एक बार इन्हें रिवीजन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम मौर्य प्रशासन को पढ़ेंगे। थैंक यू।